हेलो दोस्तों, देसी फिजिक्स की आज की क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम सीखेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत विध्रुव पर बल और बल आघूर्ण, फोर्स एंड टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए अपने पास कोई विद्युत क्षेत्र है, कैपिटल ई सदिश एक समान है। एक समान विद्युत क्षेत्र पीछे आपने सीखा है कि जिसमें क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है और विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रत्येक बिंदु पर एक समान होती है। आप यहां देख सकते हैं क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी एक समान है और प्रत्येक बिंदु पर दिशा भी एक समान है। इस विद्युत क्षेत्र को हम कहेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसी स्रोत के द्वारा उत्पन्न किया गया है, उस स्रोत के बारे में अभी हमें कोई लेना देना नहीं है। इस विद्युत क्षेत्र में हमने एक विध्रुव रख दिया AB। विध्रुव आघूर्ण की दिशा आपको पता है -q से +q की ओर होती है। ये यहाँ दिखाया गया है स्मॉल p सदिश -q से +q की ओर। आवेशों के परिमाण q और इसका भी q, इसकी प्रकृति धनात्मक है, इसकी प्रकृति ऋणात्मक है, दोनों के बीच की दूरी 2a है, जैसे कि हम हमेशा विध्रुव में दिखाते हैं। मान लीजिए कि इस विध्रुव आघूर्ण और ई सदिश के बीच का कोण थीटा है। इस प्रकार से इसे रखा गया है। सबसे पहले हम हमारा टारगेट लिखते हैं कि माना एक विद्युत विध्रुव AB एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई सदिश में इस प्रकार रखा गया है कि P सदिश व कैपिटल ई सदिश के मध्य कोण थीटा है। मध्य कोण थीटा है। आप देख सकते हैं कैपिटल P सदिश और कैपिटल ई सदिश के बीच का कोण थीटा है और हमें इस विध्रुव पर बल और बल आघूर्ण ज्ञात करना है। फोर्स पता लगाना है और टॉर्क हमें पता लगाना है। ये हमारा टारगेट है। तो हमारा उद्देश्य हमने लिख लिया। अब हम एक एक करके देखते हैं कि इस आवेश पर बल कितना लगेगा, इस पर कितना लगेगा और इस निकाय पर परिणामी बल कितना लगेगा। सबसे पहले हम बल ज्ञात करेंगे। यहां बिंदु A पर स्थित ऋणावेश -q पर विद्युत बल, इस आवेश पर विद्युत बल ज्ञात करते हैं। आप लोगों को परिभाषा याद होनी चाहिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हमने पीछे सीखी थी और वहां हमने कहा था एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई सदिश है, तो एकांक परीक्षण आवेश पर विद्युत बल हम जानते हैं ई सदिश के बराबर होता है। तो Q आवेश पर बल कितना लगेगा, इसलिए Q आवेश पर विद्युत बल लगेगा
F इज इक्वल्स टू क्यू ई सदिश। इस प्रकार से हम बना सकते हैं। यहां ये ई बाह्य क्षेत्र है और Q वह आवेश है जिस पर हमें बल ज्ञात करना है। एक बात और ध्यान रखें, यदि ये धनात्मक आवेश है तो आप Q रख दें और ऋणात्मक आवेश है तो माइनस Q रख दें। अब देखते हैं ये ऋणात्मक आवेश है तो बल लगेगा F इज इक्वल्स टू माइनस क्यू ई सदिश। यहां से बात स्पष्ट हो गई कि बल जो है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लग रहा है। इसको आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि जो नेगेटिव लोग होते हैं वो गुरुजनों की कही गई बात के अपोजिट बात करते हैं। गुरुजी कहते हैं इधर जाना है तो वो उधर जाएंगे, गुरुजी कहते हैं पढ़ना है तो कहेंगे नहीं पढ़ना है। क्षेत्र लगेगा इस तरफ, नेगेटिव आवेश पर फोर्स लगेगा अपोजिट इस तरफ। इसी प्रकार धनात्मक आवेश पर ज्ञात करते हैं। चलिए इसको हमने F1 नाम दे दिया, पहला बल F1। अब दूसरे पर बात करते हैं। इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित ऋणावेश बिंदु B पर स्थित धनावेश प्लस Q पर विद्युत बल, तो आप देखेंगे कि इसको हमने कहा है F2, ये आएगा Q ई सदिश। देख सकते हैं कि बल की दिशा क्षेत्र की दिशा में ही है तो ये क्षेत्र की दिशा में ही लगेगा। अभी मैंने कहा आप एक ट्रिक बना सकते हैं, ऐसे ट्रिक आप यहां भी बना सकते हैं। जो पॉजिटिव स्टूडेंट्स होते हैं वो गुरुजनों के कहे अनुसार चलते हैं, जो नेगेटिव स्टूडेंट्स होते हैं वो गुरुजनों के कहे के अपोजिट चलते हैं। धनावेश पर क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, ऋणावेश पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है। ये दोनों बल हमने ज्ञात कर लिए। अब विध्रुव पर परिणामी बल यदि हमें ज्ञात करना है तो दोनों बलों का योग कर देंगे। अतः विद्युत विध्रुव पर परिणामी बल F नेट हमें मिलेगा F1 सदिश प्लस F2 सदिश। सदिश राशियों का जब आप योग करते हैं तो चिन्ह के साथ दिशा के साथ करते हैं। तो परिणामी बल हमें मिलता है 0। और जब भी किसी निकाय पर परिणामी बल 0 होता है तो हम कहते हैं कि वो स्थानांतरीय संतुलन में है, वो ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम में है। अतः विध्रुव स्थानांतरीय संतुलन में है। स्थानांतरीय संतुलन का मतलब ये होता है कि द्विध्रुव स्थानांतरण गति नहीं करेगा, ना ये इधर सरकेगा, ना इधर सरकेगा, ना ऊपर सरकेगा, ना नीचे सरकेगा। अर्थात द्विध्रुव स्थानांतरण गति नहीं करता। तो यहां ये स्पष्ट हो गया कि इस द्विध्रुव पर लगने वाला नेट फोर्स या परिणामी बल 0 है, तो वह स्थानांतरीय रूप से संतुलन अवस्था में रहेगा, स्थानांतरण गति नहीं करेगा। अब हम देखेंगे कि इस पर बल आघूर्ण कैसे लगेगा और कितना लगेगा। ध्यान दीजिए, ये जो दोनों बल हैं ये परिमाण में समान है, दिशा में विपरीत है, परंतु एक ही लाइन पर नहीं है।
एक लाइन पर बल कैसे रखते हैं, एक बल इस तरफ और एक बल इस तरफ। ऐसे बलों को हम कहते हैं संरेखीय बल। लेकिन आप देख रहे हैं दोनों बल एक लाइन पर नहीं लगे हैं, ऐसे बलों को कहते हैं कि ये संरेखीय नहीं है। और जब भी दो समान परिमाण के बल हों, दिशा में विपरीत हों और संरेखीय ना हो, तो वो एक बल युग्म बनाते हैं। ऐसे बलों के जोड़े को हम बल युग्म कहते हैं। द्विध्रुव पर कार्यरत बल परिमाण में समान है, दिशा में विपरीत है, परंतु संरेखीय नहीं है। कोलिनियर नहीं है। अतः ये मिलकर एक बल युग्म बनाते हैं। और बल युग्म क्या करता है, बल युग्म लगाता है बल आघूर्ण। इस बल युग्म द्वारा द्विध्रुव पर एक बल आघूर्ण लगाया जाता है, एक टॉर्क लगाया जाता है। तो ये बल युग्म में टॉर्क लगाएगा। कैसे लगाएगा, बड़ा सिंपल है। आप यहां पर ऐसे कल्पना करिए जैसे एक पेंसिल रखिए यो, और इस दिशा में आके इस पे एक बल लगाइए, इस पे आके कैसे चोट मारिए, आप देखेंगे नीचे जाएगा, ये इस प्रकार से जाएगा। इसी प्रकार से एक पेंसिल यहां रखिए और इस पर बल लगा के देखिए, ऐसे बल लगाएंगे तो ये ऊपर जाएगा, मतलब ये यूं जाएगा। तो ये इस प्रकार से घूमेगा, और घुमाने के लिए आवश्यक जो राशि है उसे हम बल आघूर्ण कहते हैं। तो द्विध्रुव पर एक बल आघूर्ण हमें लगाना पड़ेगा, तभी द्विध्रुव घूमेगा, नहीं तो नहीं घूमेगा। तो इस बल आघूर्ण का परिमाण किस प्रकार से दिया जाएगा, इस बल आघूर्ण का परिमाण निम्न प्रकार से दिया जाता है। बल आघूर्ण इज इक्वल्स टू बल गुणा बलों के मध्य लंबवत दूरी। ये सूत्र हमें ध्यान में रखना है, इसका डेरिवेशन 11वीं क्लास में आ चुका है। बल आघूर्ण को लिखा जाता है टॉ से। किसी भी एक बल का परिमाण लेंगे तो आपको मिलेगा QE। बलों के बीच के लंबवत दूरी ज्ञात करनी है, तो यहां से एक लंब डालते हैं। मान लीजिए पॉइंट C पे आके लगता है, तो लंबवत दूरी हो गई BC भुजा। आप देख सकते हैं इस बल की एक भुजा लंबवत है, और इस बल को यदि पीछे बढ़ाएं तो BC उसके लंबवत है। तो BC दोनों बलों के लंबवत भुजा होती है, वो आपको ज्ञात करनी है। समकोण त्रिभुज को लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABC, इस त्रिभुज को आप देखें ABC को, इसमें साइन थीटा यदि आप ज्ञात करें तो वो मिलेगा BC बटे AC, या आप देख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू
BC अपॉन 2A। AB की लंबाई आपको पता है, AB की लंबाई आपको पता है 2A है, तो तिरछा गुणा करेंगे तो BC का मान मिलेगा 2A sin थीटा। ये मान रखते हैं। और इसको सॉल्व करते हैं। ये आपको पता है कि Q गुणा 2AP होता है। ये वो सूत्र है जो आपको याद रखना है। यहां P Q गुणा 2A है, जिसे विद्युत विधुर आघूर्ण कहते हैं। इस प्रकार से आप बल आघूर्ण का परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। और ये बल आघूर्ण क्या करेगा? ये बल आघूर्ण इस विधुर को घुमाएगा। अब जरा गौर से देखें कि जब ये विधुर इस दिशा में है P सदिश, जब ये घूमेगा तो घूमते घूमते ये यहां आ जाएगा। P की दिशा E की दिशा में करना चाहता है, ये इसको घुमा के E की दिशा में लाना चाहता है। तो यह बल आघूर्ण विधुर को घुमाकर क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है। संरेखित करना मतलब अलाइन करना, उसकी दिशा में लेके आना। ये बल आघूर्ण का परिमाण इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। बल आघूर्ण क्या चाहता है वो भी आप यहां से बता सकते हैं। आप लोग एक ट्रिक भी बना सकते हैं। टॉ जो शब्द है वो ताऊ के जैसा है। हरियाणवी में बड़े पापा को ताऊ कहते हैं, और डाइपोल को आप एक प्रकार से डीगरा कह सकते हैं। डीगरा राजस्थान में लड़के को बोलते हैं। तो ताऊ चाहता है कि डीगरा रहे लाइन में। ताऊ जैसे ही आप डाइपोल को ऐसे रखेंगे, डीगरा लाइन से भटकेगा तो ताऊ उस पर ऐसे शॉट मारेगा, ऐसे उस पर लट मारेगा कि वो घूम के क्षेत्र की दिशा में आ जाए। तो ताऊ चाहता है कि डीगरा रहे लाइन में। ताऊ चाहता है कि डीगरा रहे लाइन में। लाइन समझ रहे होंगे, क्षेत्र की दिशा में। ताऊ मतलब टॉ, डीगरा मतलब डाइपोल। तो टॉ यह चाहता है कि डाइपोल घूम के क्षेत्र की दिशा में आ जाए। अब इसका सदिश रूप देखते हैं। तो आपको पता है अक्षीय सदिश राशि होती है। अक्षीय सदिश राशि है। और अक्षीय सदिश की दिशा आपको पता होनी चाहिए, इसे घूर्णन अक्ष के निर्देश लिया जाता है। तो यदि ये डाइपोल ऐसे घूमेगा तो घूर्णन अक्ष इस प्रकार से दी जाएगी, यूं। ये आपको इमेजिनेशन करनी पड़ेगी, इसकी आपको कल्पना करनी पड़ेगी। घूर्णन अक्ष इस प्रकार से है, इसके चारों तरफ ये डाइपोल घूमता है। तो टॉ की दिशा इस अक्ष के निर्देश या तो नीचे या ऊपर की तरफ होती है। ये दिशा आपने घूर्णन गति के पाठ में 11वीं क्लास में सीखा है, दाहिने हाथ के नियम से दी जाती है। इसकी दिशा दाएं हाथ के नियम या दाहिने हाथ के नियम
नियम से दी जाती है। और दाहिने हाथ का नियम क्या है कि वस्तु की घूमने की दिशा में अंगुलियां घुमाइए, आपका अंगूठा अक्षीय सदिश की दिशा को बताता है। तो डाइपोल ऐसे घूम रहा है, अपनी अंगुलियां ऐसे घुमाते हैं तो आपको अक्षीय सदिश की दिशा नीचे की तरफ मिलेगी, तल के लंबवत नीचे की तरफ। इस नियम से यहां टॉ सदिश की दिशा तल के लंबवत अक्ष के अनुदिश अंदर की ओर मिलती है, प्राप्त होती है। माना यह एन कैप तल के लंबवत अंदर की ओर दिशा को मान लिया हमने एन कैप। अतः तो आपको याद है कि ई साइन थीटा होता है। जैसे ही यहां दिशा लगाएंगे ये सदिश बन गए, परिमाण और दिशा का गुणा ही सदिश होता है। एन कैप क्यों है यहां से समझ में आ गया। अब आप याद करें ए बी साइन थीटा एन कैप को आप लिखते हैं ए सदिश क्रॉस बी सदिश। इसी कॉन्सेप्ट को यहां लगाइए। ए का काम कर रहा है बी, बी का काम कर रहा है ई, साइन थीटा एन कैप है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहां यूज करें तो ये बनेगा पी सदिश क्रॉस ई सदिश। तो ये आपका सदिश रूप में टॉर्क इस प्रकार से दिया जाता है। तो ये आप सदिश रूप में भी याद रखें, इतना विस्तार से न लिखें तो शॉर्ट में सीधा भी लिख सकते हैं। थैंक यू। अब हम बात करेंगे बल आघूर्ण से संबंधित कुछ स्थितियों की। पहली स्थिति, हम मान लेते हैं कि P सदिश और E सदिश की दिशा एक ही है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि P सदिश की दिशा E सदिश की दिशा में ही है। तो यहां थीटा का मान 0 हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। अतः साइन 0 डिग्री हमें पता है 0 होता है, तो बल आघूर्ण का मान 0 हो जाएगा। इस प्रकार की स्थिति में द्विध्रुव पर बल तो 0 था ही, बल आघूर्ण भी 0 हो गया। इस प्रकार की स्थिति को कहा जाता है स्थायी साम्यावस्था। इसे हम कहते हैं स्थायी साम्यावस्था या स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम साम्यावस्था की जगह आप संतुलन अवस्था भी कह सकते हैं। स्थायी साम्यावस्था का तात्पर्य यह है कि द्विध्रुव यदि इस स्थिति में आ गया है तो इसी स्थिति में बने रहना चाहता है, इसलिए इस साम्यावस्था को हम स्थायी साम्यावस्था कहते हैं। दूसरी स्थिति
यदि P सदिश और E सदिश एक दूसरे के विपरीत हो, अपोजिट, मान लीजिए ऐसा है, आप देख सकते हैं कि P सदिश और E सदिश एक दूसरे के विपरीत है, तो यहां कोण हो जाएगा 180 डिग्री, बल आघूर्ण मिलेगा PE sin 180 डिग्री, और sin 180 डिग्री 0 होता है तो बल आघूर्ण अब भी 0 रहेगा, लेकिन इसे कहा जाता है अस्थायी साम्यावस्था या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इस स्थिति से ध्रुव को यदि हम थोड़ा सा विस्थापित करें तो वह साम्यावस्था की तरफ भाग जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है अस्थायी साम्यावस्था। यदि ऐसा हो कि P सदिश और E सदिश एक दूसरे के लंबवत हो तो तीसरी स्थिति बनती है आप देख सकते हैं P सदिश E सदिश के लंबवत है। इस स्थिति में थीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री और बल आघूर्ण लगेगा sin 90 हमें पता है अधिकतम होता है 1, तो टॉ हो जाएगा मैक्सिमम। इस स्थिति में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण अधिकतम होता है, तो मैक्सिमम का मान PE। तो ये तीन स्थितियां भी बना सकते हैं, और स्थितियां भी बनाई जा सकती हैं, पर ये तीन स्थितियां ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक विशेष बात भी हम सीखते हैं, इसे हम नोट लगा के लिख देंगे। यदि विद्युत क्षेत्र असमान हो, असमरूप हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, तब क्या होता है? जैसे कहीं इस प्रकार का क्षेत्र आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहां क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी कम है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है। यहां क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी ज्यादा है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम है। अब हमने यहां एक द्विध्रुव रख दिया, मान लीजिए यहां तीव्रता है E1 और यहां तीव्रता है E2। इस तरफ कहीं बल कार्य करेगा QE1 और यहां कार्य करेगा -QE2। आप देख रहे हैं कि E1 का जो परिमाण है वो E2 से बड़ा है, इसलिए इस द्विध्रुव पर जब आप नेट फोर्स लगाएंगे तो वो कुछ ऐसा मिलेगा, QE1 QE2। और चूंकि E1 E2 से बड़ा है तो ये वाला बल इस बल से बड़ा होगा, तो जो रिजल्ट आएगा वो 0 नहीं आएगा। तात्पर्य ये हुआ कि द्विध्रुव पर एक परिणामी बल इस दिशा में कार्य करेगा। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि इस बल के कारण द्विध्रुव ऐसे घूमेगा और इसके कारण ऐसे घूमेगा, तो द्विध्रुव घूर्णन गति भी करेगा, इस पर बल आघूर्ण भी शून्य नहीं होगा। यहां टॉ भी 0 नहीं है। तो आप देखेंगे कि असमान विद्युत क्षेत्र में यदि हमने द्विध्रुव रखा तो उस पर बल भी कार्य करेगा और बल आघूर्ण भी कार्य करेगा। यह द्विध्रुव यूं घूमता हुआ आगे चला जाएगा।
यहाँ आपका पहला पार्ट समाप्त होता है थ्योरी की दृष्टि से।